आप दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब बैठे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जनाब, आप थोड़ा सा अगर तारुफ अपना करवाएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम बशीर अहमद रुनियाल है। मैं एक फार्मर कमिश्नर सेक्रेटरी हूँ। मुझे कुछ अर्सा हुआ रिटायर हुए, तो मैं आजकल बस कभी कभार सोशल सर्विस कर लेता हूँ। बस इतना ही मेरा अभी तक ये मशगला है। के अंदर जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात करें तो इसने बहुत सारा बवाल मचाया है, लेकिन हमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीचर्स की गुणवत्ता को लेकर बातचीत कम, और लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है खास करके रूरल एरियाज़ का, ये खुद रूरल एरियाज से आप टीचर लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइन में क्लियर कट कहा है कि जितने भी टीचर आज तक लगे हैं उनको लाइफ में एक बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके पीछे तो कोई लॉजिक, कोई मंतक तो होगा। और चूँकि ये जो हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है हमारे मुल्क की, तो उन्होंने ज़रूर कुछ सोच समझ के ही ये डिसीजन दिया होगा। मुझे तो इतनी डिटेल का इसमें जाने का, मेरे ख्याल में लीगल पहलू मैंने ज़्यादा जजमेंट पढ़ी नहीं है, लेकिन ये कज़िया जो है इसमें एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है आजकल। टीचर्स में एक बहुत बड़ा ये क्या नाम है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। तो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है हमारे उस्ताद। तो गवर्नमेंट को एकदम कोई ना कोई डिसीजन लेके इस कज़िये को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो बजाय पढ़ाने के जो है इसी तज़ब्ज़ब में रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो 100% दे पाएंगे अपने बच्चों को जो तालीम के सिलसिले में। इसलिए गवर्नमेंट को चाहे कि जैसा भी मुमकिन हो कोई एक ऐसा प्रॉग्मेटिक अप्रोच गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ वजाहतें देनी पड़ी तो करना चाहिए, बट दे शुड कंप्लीट इट, दे शुड फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन रुनियाल साहब, आपने कहा आपने जजमेंट को नहीं पढ़ा है। जो लीगल एस्पेक्ट से अगर हम देखें, इनिशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इसमें इन्वोक होता है तो जाके सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेगी और इस पर कोई रिव्यू होगा। अब रिव्यू पिटिशनें इसमें 40 के करीब लग चुकी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लगाई है। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ ये लॉ ये है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो 2010 से पहले टीचर लगे हुए हैं उन टीचरों पे ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो 2010 के बाद लगे, एक्ट बना, फंडामेंटल राइट है बच्चों का, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत, वो वायलेट होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जुडिशियल नोटिस लिया हुआ कि उसके बाद जो है उनको तो देना ही देना है, उनको तो देना ही पड़ेगा। देखिए, मैं इतनी इसकी जो है ना निटिग्रिटी में नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही ये वजाहत की कि गवर्नमेंट को इस मामले को जल्द अज जल्द इसको हैंडल कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टीचर्स भी इतने वो अब तक तो इतने ट्रेंड हो गए होंगे या हैं कि वो एक मेरे मैट्रिक लेवल का होगा या उससे भी कम लेवल का स्टैंडर्ड होगा प्राइमरी टीचर के लिए। तो मुझे लगता है कि उनमें वो घबराने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इस मसले को जल्द से जल्द इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि तालीमी जो हमारा ये है, ये जो सफ़र है, तालीमी सफ़र, और इसमें खासकर रूरल एरिया ज़्यादा मुतासर होंगे इसमें, तो इनको चाहिए इमीडिएटली इसको पाए तकमील तक पहुंचाना। तो आपने जिन लीगल बातों की वजाहत की, मुझे लगता है कि ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें जब कोर्ट में जाता है तो उसमें डिफरेंट लीगल जो कॉम्प्लिकेसीज होती हैं या लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करनी होती हैं, तो उससे अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोई सुपरसीड कर सके। नहीं, सरकार के पास इतना तो है कि वो एग्ज़ाम वगैरह बोर्ड बनाए, जो भी कुछ उसमें हैं वो भी साइड बाय साइड करते रहें। और इन द मीन टाइम जिन लोगों ने चैलेंज किया, अगर कल उनके फेवर में जजमेंट आ जाते हैं तो सरकार उसको कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अब ये बात क्वालिटी एजुकेशन की आई, तो क्या हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है वो ये कह रही है कि हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। वेल क्वालिफाइड स्टाफ होने के बावजूद गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इनरोलमेंट 10-10 बच्चों की है और उन स्कूलों को बंद करने की बात भी कर रही है। तो इसके पीछे रीज़न, जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतने बच्चे इनरोल्ड हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस है, लोग प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। फिर हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं? काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं,
खासकर 2010 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें से हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आए हैं। कुछ लोग जो हैं दूर दराज इलाकों में प्राइमरी स्कूल में आरईटी की बुनियाद पे मैट्रिक या 10+2 वाले भी भर्ती हुए हैं और उन्होंने बाद में मेरे ख्याल में प्राइवेट भी आपको कंटिन्यू रखी है स्टडी। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अच्छा वेल क्वालिफाइड स्टाफ का मसला नहीं है, मैनेजमेंट का मसला है। जहाँ तक आपने कहा कि 10 बच्चों का कोई स्कूल है तो उसको बंद, मैं आपको बताऊं कि सिटी में 30 टीचर कहीं हैं ऐसे, या लेक्चरर्स हैं, या 20 लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वो एक ज़रूरत है। अगर जहाँ पे किसी सिटी में स्कूल में कम बच्चे आते हैं और उनके बहुत से टीचर वहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड है या पोस्टेड सैंक्शन है, तो उसमें रेगुलाइजेशन करके उनको जो है रूरल एरियाज़ में भेजा जा सकता है और भेजना चाहिए। अभी देखिए हमारे, मैं आपको बात करूंगा कि मेरी 3-4 हायर सेकेंडरीज हैं, खासकर हमारे पोगल के हायर सेकेंडरी है, मलीगाम की हायर सेकेंडरी, वन उखड़ाल है, सीनाबत्ती है, नील है, वहाँ पे स्टाफ लेक्चरर्स का है ही नहीं। वो जाते हैं कोई एकेडमिक अरेंजमेंट में, कभी कभार वो भी उसमें इतना रिक्रूटमेंट का टीडियस प्रोसेस रखा है कि 3-4 महीने उसी में लग जाते हैं। और उसके बाद हमें ज़्यादा इस वक्त ग्रज है लोगों को कि आरबीए में लोगों को जी ये मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो वो लोग बेचारे आरबीए की उस लालच में उन्हीं चिपके रहते हैं और करते कुछ नहीं है, सिर्फ खुद पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी, या बहुत लो क्वालिफिकेशन के टीचर्स उनको कोशिश करते हैं पढ़ाने की, ये साइंस सब्जेक्ट 12th के 11th के। तो इसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर वो वहाँ से बाहर निकलें तो उनको कहा जाता है कि भाई आपको आरबीए में आप फाल नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो इनकम स्लैब आ जाएगा। तो आप, और आजकल 8 लाख इनकम कौन सी बड़ी इनकम है, वो तो एक मजदूर भी, 2 मजदूर अगर घर में काम करते हैं तो 8 लाख हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रूरल एरिया सफ़र कर रहा है और इस चीज़ को एक ब्रॉडली गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एक वक्त आ गया है कि देखिए मनोज सिसोदिया जी नमस्कार कर रहा है, कोई अजान दे रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो चीज़ अपनी जगह ठीक है, मॉरल साइंस, मॉरल वैल्यूज़ के लिए तमाम चीज़ें, प्रेयर्स वगैरह ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर जो टाइम मैंने देखा भी ज़ाया कर रहे हैं, आप हर मामले में टीचर को लगा रहे हो। आपने, आपका बीएलओ टीचर है, आपके सर्वे में टीचर्स लगे हैं, आपके ये जो इलेक्शन काम में सब टीचर्स लगे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसका मिनिमम जो है मैन पावर वहाँ से विड्रा करके दूसरे कामों में लगा जाए और टीचर्स को डेडिकेटेड रखना चाहिए इनके लिए। और दूसरी, अगर एक बार रेशनलाइजेशन हो जाए हर इलाके में कहाँ पे क्या टीचर, अगर 200 हायर सेकेंडरी है हमारे स्टेट में, अगर 200 में से आप 200 का स्टाफ ले लो, अगर किसी में कमी रखनी है तो हर जगह बराबर रखो। अगर आपका अगर 3 टीचर, एक में 3, दूसरे में 3, तीसरे में, फिर भी एक कम से कम इक्वलिटी का एक वो लोगों में तो आएगा। अदरवाइज हायर सेकेंडरियाँ बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं रहा है, लोगों का ये क्या नाम है, टीचर्स है नहीं। मेरे एक मालीगांव में कोई एक टीचर अभी तक नहीं है क्योंकि उसमें रैशनलाइजेशन से जाना था, वो इसमें समग्रा के तहत हायर सेकेंडरी बनी है, लेकिन अभी तक उसके से वो ये आज से 10 साल पहले एक डिसीजन हुआ है कि वहाँ पे ये जो है रैशनलाइजेशन से वहाँ पोस्टें ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन तब से रैशनलाइजेशन हो ही नहीं रही है। एज ए रिज़ल्ट के लोग सफ़र कर रहे हैं। अब मैंने, जब मैं चूँकि मैं एक डीटीसी मेंबर था, तो मैंने मेंबर भी रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे वो एक स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास का सामान वगैरह दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वहाँ के टीचरों ने कम से कम जो है अच्छे लेक्चर जो है डिफरेंट, जो मतलब दिल्ली से हो, मुंबई से हो, अच्छे अच्छे टीचरों के लेक्चर्स उन्होंने अरेंज कर रहे हैं वो इसमें साइंस सब्जेक्ट्स में जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी, इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी उनको चाहिए क्या ये करना। और मैंने, मेरी जितने भी हायर सेकेंडरीज थे हर जगह मैंने जो है पैसा लगाया ताकि ये क्या कहते हैं डिजिटल क्लासरूम को ये जो है एस्टेब्लिश करे। अब मैंने देख रहा था, मैं पिछली बार के हमारे एमएलए साहब भी बांट रहे थे, वो तो अब उन्होंने भी शुरू किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एजुकेशन सेक्टर की तरफ थोड़ा ध्यान है। और अगर उसको प्रॉपरली चलाया जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये जो कमी है हमारी टीचर्स की। तो ये एक बड़ा अलमिया है, इसमें बड़ी इनकलाबी लेवल के इकदाम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में मास्टर्स हुए, ग्रेजुएट हुए,
जिनको आप कह रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर हम जा रहे हैं, जब आप स्मार्ट बोर्ड दे देंगे, स्मार्ट बोर्ड रन करने वाला टीचर ही नहीं होगा। एनसीटी कहता है कि अच्छा, जो स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट की होगी, उस स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में उस व्यक्ति को डिग्री ही नहीं होगी। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि लेक्चरर का स्टाफ हायर सेकेंडरी के अंदर है नहीं, इसका मतलब जो टीचर है वो वहाँ पढ़ा रहा है, वो वहाँ पे टाइम पास कर रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड लेवल तो गिरेगा ही। तो इसलिए इनरोलमेंट बंद हो रही है गवर्नमेंट स्कूलों में और लोग प्राइवेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो प्राइवेट ऑलरेडी कमर्शलाइज हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ पे प्राइवेट में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है, उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी एक बच्चे से फीस वसूली जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल बंद करके ये सरकार ये करना चाहती है कि हम जैसे बाहरले मुल्कों में जो कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं, सारे गवर्नमेंट अदारे प्राइवेट में शिफ्ट करते हैं, तो वैसे करने की कोशिश हो रही है? जहाँ तक ये बयान मैडम का आया है ना, वाले स्कूल बंद कर लो, वो वहाँ पे है कि यहाँ पे ज़्यादा टीचर हों और कम लड़के हों, तो उसको उनका जो मेन मकसद है ना, वो रेशनलाइजेशन है। उसमें स्कूल बंद भी हो सकते हैं किसी जगह, वो बहुत माइनर परसेंटेज होगी। बाकी सर, अगर इस चीज़ को ऐसे देखा जाए, जैसे आप कहते हो, आप भी रूरल से आते हो, मैं भी रूरल से आता हूँ, उस रूरल के अंदर, गांव के अंदर देखी जाए कि रहने वाले लोग, पब्लिक की कितनी रेशो है, उनके कितने बच्चे हैं, और उन बच्चों में से कितने जम्मू शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जो जमा पूंजी वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारी बच्चों पे लगा रहे हैं जम्मू में, और इसलिए उन्होंने वहाँ पे बच्चे को इनरोल नहीं, या वहाँ से शिफ्ट होकर रामबन में कोई प्राइवेट स्कूल है, वहाँ बच्चे को शिफ्ट कर दिया हुआ है, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10 ही बच्चे हैं। ये भी एक फैक्टर है ना? नहीं, अगर ऐसा है कहीं, तो उसमें डेफिनेटली उस एरिया के लिए जो है ये एक बड़ी चिंता का विषय भी बना है, अगर इस किस्म का कहीं कोई सिचुएशन हो। लेकिन जनरली ओवरऑल अगर आप रैशनलाइजेशन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिप्टी कमिश्नर्स को अगर ये दिया जाए टास्क, और उसमें एजुकेशन के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स के तमाम स्कूलों का जायज़ा लेंगे, उनकी इनरोलमेंट देखेंगे, और इनरोलमेंट के बाद वहाँ की फैसिलिटीज़ की एक पूरी इन्वेंट्री बनाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, और उसी इन्वेंट्री के मुताबिक उसमें क्या क्या बेहतरी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन की प्रोफाइल सामने आ जाएगी, और उस प्रोफाइल पे बाद में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह सिर्फ मेयरली स्टैटिस्टिक्स पे कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, कितनों को लाया, कितनों को क्या किया, तो वो चीज़ ये नहीं है। प्राइवेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जाए प्राइवेट में भी, अगर उनको लगता है। लेकिन जहाँ पे लोग अफोर्डेबिलिटी जो है, मजबूरी नहीं होनी चाहिए प्राइवेट में जाने की, अगर कोई अच्छी तालीम देना चाहे। तो इस वक्त मुझे लगता है कि लोगों की एक मजबूरी भी होगी। मामूली से मामूली मुलाजम ये चाहता है, या मामूली से मामूली जो ये क्या नाम है, मजदूर है, वो चाहता है कि उसके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले, और वो प्राइवेट में जा रहा है। तो प्राइवेट में जा रहा है, ये तो मानने वाली बात है, और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि प्राइवेट लोग कम क्वालिफाइड होने के बावजूद अच्छा डिलीवर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल एज कम्पेयर। क्या सरकार को इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि अगर प्राइवेट स्कूल है, वो भी सरकार के अधीन ही काम करते हैं, सरकार के जुरिडिक्शन के अंदर ही हैं। वो अगर कोई सेंटर सीबीएसई पैटर्न पे है या स्टेट बोर्ड के पैटर्न पे काम कर रहा है, कोई भी स्कूल कर रहा है, लेकिन वहीं पे एनसीटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मॉनिटर करने के लिए, टीचरों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मॉनिटर करने के लिए है, एक नेशनल लेवल की बॉडी है, स्टेट लेवल में बॉडीज़ बनी हुई हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूलों को कोई पूछ मांग करने वाला है ही नहीं। क्या ये सरकार की इनकम्पिटेंसी नहीं? देखिए, एनसीटी तो अब लेटेस्ट फिनोमेना है ना, इसको आप अगर दरकिनार भी रख लें, इवन देन अगर आप एनसीटी करके 100% इम्प्लीमेंट करके वो टीचर फिर वापस आएंगे, जनरली इतना तो कर ही लेंगे क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि इससे तो मामला हल नहीं ना होगा। मैंने कहा ना कि जब तक माइक्रो लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होगी ना स्कूलों की, और उसमें बदलाव नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। और इसके लिए एक बहुत बड़ा ये मेरी अगर कोई माने तो क्या रुनियाल साहब, ये ड्रॉबैक नहीं है कि पिछले डिकेड से कोई भी रिक्रूटमेंट इस फील्ड में ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो हुई नहीं है? 2001 से जो भी आरएटी लगे वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज लगे हैं। मेरिट बेस पे कोई रिक्रूटमेंट हुई होती, उसकी वजह से ये सब हो रहा है।
क्या ये कारण नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, इन्होंने आरईटीज को जब ये मसला बना तो 2035 तक इन्होंने फ्रीज कर दी। वो मजबूरी थी गवर्नमेंट की, यहाँ तो आरईटीज को निकालना था। तो उस वक्त जो अंधाधुंध जो भी कुछ हुआ, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ यह है कि अब हमें पास्ट से कुछ फ्यूचर में सबक सीखना चाहिए। अब मेरे ख्याल में डिफ्रीजिंग हो रही है, यहाँ हो चुकी है, मैं इतना इन टच नहीं हूँ इससे। अगर वो डिफ्रीज हो जाए और ये जो मैं बयान सुन रहा था कि पता नहीं 5000 की कितनी असामियाँ होंगी या उससे भी, या 10,000 असामियाँ टीचर्स की होंगी, तो इसको टीचर एजुकेशन को जो है काफ़ी फोकस करना चाहिए। और उसमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं है, बल्कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन भी इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करें, इनका प्रॉपर सिलेबस बनाएं, इनका एग्ज़ाम ले, और उसी में वो एनसीटी तर्ज पे भी हो या जो भी कुछ हो, लेकिन उनको रिक्रूटमेंट करें एसएसबी के ज़रिए या जो भी कुछ, जैसे भी हमारी यहाँ एजेंसीज हैं। लेकिन एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट होने के बाद मुझे लगता है कि अच्छे क्वालिटी के टीचर्स आएंगे। लेकिन साथ में, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट के पास एक पूरी इन्वेंट्री होनी चाहिए हर स्कूल के बारे में, हर स्कूल की क्या उसकी बिल्डिंग है, क्या है, और एक प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, जोन वाइज, क्लस्टर वाइज प्रोफाइलिंग होने के बाद डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका पूरा रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू के बाद एक पूरी प्रोविंस की, पूरी स्टेट की एक पोजीशन सामने आनी चाहिए। उसके बाद जो है जो इम्प्रूवमेंट होती हैं वो टॉप लेवल पे भी करने की ज़रूरत है, और ग्रास रूट लेवल पे भी करने की ज़रूरत है, और मिडिल लेवल पर भी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो अभी चूँकि इस वक्त बड़ी अनसर्टन पोजीशन है, अभी हमारी स्टेट में यूटी बन गई है, काफ़ी रूल्स में बदलाव हुआ है, जो है मेरे ख्याल में हमारे मिनिस्टर साहबान ओवरबर्डनड है, जो प्रॉपर जितनी रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट वगैरह में होनी चाहिए थी या जितनी तादाद होनी चाहिए थी, जो वो फोकस करते, और अच्छे क्वालिफाइड लोग उसमें हमारे जो एमएलएस जाते हैं उसमें एज ये मिनिस्टर्स। तो एक मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बेहतरी आने के चांसेस थे। फिर भी मौजूदा सरकार अपने तरीके से मुझे लगता है